पृथ्वी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीव है। और इन सभी जीवों में सबसे विकासशील या जो विकसित या बुद्धिशाली जीव है वह है मानव, यानी कि हम। और मानव का जैसे जैसे विकास होते रहा, मानव के जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होते रहा, मानव धीरे धीरे अपने चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित है, जो भी घटनाएं लगातार होती रही है या हो रही है, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों हो रही है, या यदि कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके पीछे का सही कारण क्या है। जब इस तरीके के सवाल जब मन में उठते हैं तो इनके सवालों के जवाब खोजे जाते हैं, और यह इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बहुत से लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। और ऐसे ही कुछ महान लोग जिन्हें हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, उन महान वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए तथ्य, अवधारणाएं, थ्योरी, इसके आधार पर जिस विषय का निर्माण हुआ उस विषय को हम लोग कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान केवल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने के लिए ही काम में नहीं आता है, बल्कि दैनिक जीवन में जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, या जो भी घटनाएं घट रही है या जो हो रहा है उसे हम लोगों को अच्छे से समझने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यदि हम लोग यहाँ कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं एवं 10वीं के हिसाब से यदि हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान कई प्रकार का विज्ञान होता है, पर यहां पर सिलेबस के आधार पर हम विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। यह जो 3 भाग है, यह है पहला रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, यदि हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी का जो जीवन काल होता है, उस जीवन काल में घटने वाली जो घटनाएं हैं या उस जीवित प्राणी के शरीर या शारीरिक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के पीछे का जो विज्ञान है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ही साधारण सी भाषा में कि यदि मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या अभिक्रियाएं हो रही है, क्या ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, या आप मुझे देख पा रहे हो या आप मुझे सुन पा रहे हो। तो इसके पीछे की जितनी भी क्रियाविधि है उसको समझने की कोशिश जिस विषय के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान। ऐसा विज्ञान जहां पर भौतिक बल के आधार पर जो भी आसपास की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो परिवर्तन या वस्तुएं आपस में जिस तरीके से एक दूसरे से क्रियान्वयन या एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती है, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण, भौतिक विज्ञान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान हमारी सुख सुविधाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि आज आप मुझे टीवी पर या मोबाइल पर या यूट्यूब पर यदि मुझे देख पा रहे हो या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि आप देख पा रहे हो, तो यह भी केवल और केवल भौतिक विज्ञान के कारण ही। मोबाइल, कैमरे, टेलीफोन, सुख सुविधा, जितनी भी संसाधन है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान का आधार है। कैसे, उसको हम लोग समझते हैं कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पदार्थ है, उसे आप गौर से देखिए और गौर से देखकर मुझे यह बताइए कि इनमें से
कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा ऐसा वस्तु या द्रव्य है जो किसी रसायन या किसी केमिकल से मिलकर नहीं बना होगा। सोचिए, यदि आप सोचोगे तो पाओगे कि ये बोर्ड शायद रसायन से मिलकर नहीं बना है, शायद ये मेरे कपड़े हैं ये भी रसायन से मिलकर नहीं बने हुए हैं, या जो दीवार या चारों तरफ जो चीजें हैं यह भी रसायन से मिलकर नहीं बना है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि यह जो पदार्थ है, यह उदाहरण के तौर पर मैं इस कपड़े का उदाहरण हम लोग लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं इस कपड़े की संरचना के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो यह कपड़े रेशे से मिलकर बने हैं, और यदि इन रेशों का रासायनिक गुणधर्म यदि हम लोग देखें तो यह रेशे हमें पेड़ों से प्राप्त होंगे, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होंगे। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक तंतु होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलोज। यह जो तंतु है जिसका नाम सेलुलोज है, यदि हम लोग इसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि यह हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है ना। हाइड्रोकार्बन का एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और यह कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट बनाती है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। हमें यह भी पता है कि CO2 में यह जो कार्बन है, कार्बन एक क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और तत्व के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो हमें यौगिक मिलता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, और यदि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि यौगिक कौन बनाता है, यौगिक तत्व मिलकर बनाते हैं। और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक रसायन होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, रसायन होते हैं। तो देखिए, हमने शुरुआत कपड़े से की। कपड़ा कैसे बना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि तत्व मिलकर यौगिक बनता है, इस यौगिक का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। यह कार्बोहाइड्रेट मिलकर सेलुलोज बनाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु या रेशों का इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप अपने चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो आप चारों तरफ देखोगे, और उस पदार्थ के बारे में गहराई से यदि आप सोचोगे तो गहराई से सोचने पर आपको पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, चाहे वह जड़ हो या प्राणी हो, केमिकल से ही मिलकर बने हुए, रसायन से ही मिलकर बने हुए हैं। इन रसायनों के नाम हम लोग अलग अलग दे देते हैं, लेकिन अंततः यह केवल और केवल रसायन से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए मैं जो कहता हूं, या मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का भी आधार संरचना के हिसाब से रसायन शास्त्र से ही हुआ है, या रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं, द्रव्य। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम लोग द्रव्य कहते हैं। और
कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है कि द्रव्य के संरक्षण का हमने एक नियम पढ़ा है कि द्रव्य का जो संरक्षण है, द्रव्य का संरक्षण का नियम यह कहता है कि हम न तो किसी द्रव्य को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, न ही किसी द्रव्य का निर्माण कर सकते हैं, केवल और केवल यह द्रव्य का हम लोग रूप बदल सकते हैं, है ना। तो यह जो नियम जो था, यह द्रव्य के संरक्षण का नियम था, जो कि पूर्णतः सत्य है रासायनिक अभिक्रिया में, कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी नए द्रव्य का निर्माण होता है और न ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। यदि उसे हम लोग थोड़ा सा समझना चाहे तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मैं एक बंद बरनी लूं, उस बंद बरनी में मैंने यह डस्टर रख दिया, मान लो इस डस्टर का जो कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है। अब मैंने उस बरनी के अंदर इस डस्टर को रखकर मैंने बाहर से क्या किया, बाहर से उत्तल लेंस के माध्यम से इसके ऊपर सूर्य प्रकाश केंद्रित किया। धीरे धीरे यह उस सूर्य प्रकाश के कारण गर्म होगा, जलना चालू हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद में यह पूर्णतः जलकर वहां पर अंदर उस बरनी में गैस बना देगा। यदि मैं उस पूरे बरनी का उस जले हुए डस्टर और उत्पन्न वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैस है उसके सहित यदि मैं भार लेता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि वहां पे जो कुल भार है, बरनी का भार हटाकर वह, या जार का भार हटाकर वह इस डस्टर के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले यह डस्टर था, जलने के बाद में वहां पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित जरूर हो गया, इसका स्वरूप बदल गया, इसका रूप बदल गया, इसके गुणधर्म बदल गए, किंतु कुल जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान संरक्षित है। जलने के पहले यदि वह 100 ग्राम था और हमने जलने के बाद में यदि वहां पे किसी भी तरीके से उस गैस को निष्कासित नहीं होने दिया, तो कुल जो भार होगा वह इसी डस्टर के भार के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली जो चीजें हैं वह द्रव्य से मिलकर बनी हैं। अब जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो जो द्रव्य जो होते हैं, यह द्रव्य दो प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग शुद्ध द्रव्य, दूसरे को कहते हैं हम शुद्ध या मिश्रण, है ना। शुद्ध द्रव्य ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से, एक ही प्रकार के द्रव्य से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग शुद्ध द्रव्य कहते हैं। एक या एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार के द्रव्य या पदार्थों से बने हुए पदार्थों को हम लोग अशुद्ध या मिश्रित द्रव्य कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा जो है शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि लोहा क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यदि रेता की बात करते हैं तो रेता में आपको बहुत सारी दूसरी चीजें मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको अशुद्ध या मिश्रित कहते हैं। तो इस तरीके से द्रव्य शुद्ध भी हो सकते हैं या पदार्थ शुद्ध भी होते हैं, और पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। उन्हें हम लोग अशुद्ध भी कह सकते हैं या मिश्रण या मिश्रित पदार्थ भी कह सकते हैं। अब यदि हम शुद्धता के आधार पर यदि द्रव्य को देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी भी द्रव्य का जो शुद्धतम रूप होता है, किसी भी द्रव्य या पदार्थ का जो शुद्धतम रूप होता है, यह शुद्धतम रूप को हम लोग तत्व कहते हैं, है ना। किसी भी द्रव्य के शुद्धतम रूप को हम लोग तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या है, यह हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है कि तत्व क्या है, ऐसे पदार्थ, तत्व क्या है, ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। और ये जो कण है, इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। इन कणों को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे पास में लोहा है। लोहे को यदि मैं देखूं तो, या लोहे को यदि मैं बहुत बारीक बारीक पीस लूं तो बारीक बारीक पीसने पर मेरे पास में लोहे का चूर्ण आ जाएगा। पर वो जो चूर्ण है जो कि देखने में बेहद छोटा है, उसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा कि वह अभी भी बहुत, वो माइक्रोस्कोप में आपको थोड़ा सा बड़ा पत्थर जैसा दिखेगा। यानी उसे और ज्यादा तोड़ने की संभावना है, यानी उसे हम लोग और छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। तो उस लोहे के कण जो आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, यदि उसे आप किसी मशीन के माध्यम से और यदि छोटा तोड़े तो वह और छोटा कण हो जाएगा। इस तरीके से उसे तोड़ते तोड़ते हम यदि यह कल्पना करें कि हमारे पास में ऐसी मशीन है कि हम उस कण को और छोटे 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 भाग में और तोड़ते चले जाएंगे, तो वह सबसे छोटा कण जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, उस सबसे छोटे सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो द्रव का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं, और इन एक ही प्रकार जो कण होते हैं, इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो अब यदि हम लोग देखें तो जो द्रव्य है उसका शुद्धतम रूप हमारे पास में तत्व आ गए हैं। अब इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो जितने भी द्रव्य या पदार्थ है वह किसी न किसी तरीके से सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से जो है रसायन या तत्व से ही मिलकर बनते। तो जो द्रव्य है वह सीधे या इनडायरेक्टली तत्व से मिलकर बने होते हैं, और तत्व जो होते हैं यह कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। अब यदि आप कहें तो हमारे चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ है। अब जब यह विभिन्न प्रकार के पदार्थ है तो यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होंगे। तो इस तरीके से यदि हम लोग कहें तो अभी तक वर्तमान में कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो वर्तमान में कुल 118 तत्व हमें ज्ञात है। अब ये कुल 118 तत्व ज्ञात है हमें, तो ये जो 118 तत्व है इनके गुण भी अलग अलग होंगे, इनके गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, और इन्हीं अलग या भिन्न भिन्न गुणों के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, इन भिन्न भिन्न गुणों के कारण ही हम कहते हैं कि हमें कुल 118 तत्व ज्ञात है। अब ये जो गुणों की जो भिन्नता है या 118 तत्व है, इन 118 तत्वों को किस आधार पर हमने अलग अलग इन्हें बांटा है? तो इन सभी 118 तत्वों को हमने उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने विभाजित किया है। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। जो तत्व है, इस तत्व को सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है। जो रसायन शास्त्री है, जितने भी 118 जो ज्ञात तत्व है, इन 118 ज्ञात तत्वों को नाम दिया जाता है। नाम के साथ साथ नाम लिखना चूंकि लंबा होता है, इसीलिए इसे सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो एक तत्व है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है। और हम चूंकि कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन का जो संकेत है वह कैपिटल H होता है। तो इस तरीके से इन तत्व जो है, इनका हर तत्व का नाम होता है और इसका एक विशेष संकेत होता है।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संकेत कहा करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H है, कैपिटल H है। अब इस कैपिटल H यानी जो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है। यदि हमारे पास में दूसरा तत्व है जिसका नाम है हीलियम, और इसका संकेत है कैपिटल H, छोटा e, He। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हीलियम का परमाणु क्रमांक 1 क्यों नहीं है, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। है ना। तो यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब यह हो गया कि उसमें कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है। यदि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुल 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 118वें नंबर का जो तत्व है, उसका यदि परमाणु क्रमांक 118वां है, इसका मतलब यह है कि उसमें कुल प्रोटॉन 118 होंगे और कुल इलेक्ट्रॉन 118 होंगे। है ना। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हम ये मानते थे पहले कि द्रव्य तत्वों से मिलकर बना है, तत्व कणों से मिलकर बना है। इस कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाजनीय है, यानी परमाणु को फिर और आगे हम लोग छोटा नहीं तोड़ सकते। पर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, जैसे जैसे नई खोजें हुई, तो उससे पता चला हमें कि जो परमाणु है, यह परमाणु क्या होता है कि इस परमाणु की एक संरचना होती है, जिसे हम लोग परमाणु की संरचना कहते हैं। परमाणु संरचना के आधार पर जो है, रदरफोर्ड नामक जो एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में हमें कुछ जानकारी दी। तो उस परमाणु की संरचना के बारे में जो हमें जानकारी दी, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी परमाणु का सबसे केंद्र में जो एक भाग होता है, जो बिंदुनुमा होता है, इस बिंदुनुमा भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे गोलाकार कुछ पथ होते हैं। इन गोलाकार पथों को हम लोग इस तरीके से गोले या सर्कल के रूप में दर्शाते हैं। यहां पर जितने ज्यादा ऐसे गोलाकार पथ होंगे, वैसे वैसे इस परमाणु का जो आकार है वह बड़ा होते चले जाएगा। तो यह जो केंद्र में जो भाग है, इस केंद्र के भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। केंद्र के भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। और यह जो पथ है, इन पथ को हम लोग परमाणु कक्ष कहते हैं। इसे हम लोग
परमाणु कक्ष या कोश कहते हैं। ठीक है, इन परमाणु कक्षों के नाम भी है। इन परमाणु कक्ष के क्या है? नाम भी है। जो नाभिक के पास का जो पहला परमाणु कक्ष रहेगा उसे हम लोग के नाम देते हैं। क्योंकि परमाणु, ये जो नाभिक है, नाभिक के पास का यह पहला कक्ष है, इसीलिए इसे हम लोग के कहते हैं, या इसे हम लोग एक भी कह देते हैं कि के का मतलब एक या एक का मतलब के। और इन कक्षों की संख्या को हम लोग छोटे n से दर्शाते हैं। तो यदि मैं कहता हूं n का मान 1 है तो इसका मतलब है कि इसका नाम के होगा, या मैं कहता हूं कि n का मान k है, इसका मतलब है कि यह पहली कक्षा होगी। हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो परमाणु कक्ष या जो कोश है इसे हम लोग n से दर्शाते हैं, और n का नाम होता है, या तो हम उसे n को 1 2 3 4 ऐसा कह सकते हैं, या उसे हम लोग KLMN कहेंगे। अब जैसे यदि पहला वाला k है तो दूसरा वाला L हो जाएगा, तीसरा वाला M हो जाएगा, इसके बाद में यदि कोई चौथा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? N कहेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे इनके नाम बढ़ते चले जाएंगे। तो K को 1, L को 2, M को 3, N को 4 कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो परमाणु है, परमाणु की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, कि केंद्र में एक नाभिक होता है, एक बिंदुनुमा संरचना होती है जिसे नाभिक कहते हैं, और उसके चारों तरफ ऐसे गोलाकार पात होते हैं। इन गोलाकार पाथों को हम लोग जो है परमाणु कक्ष या परमाणु कोश या इलेक्ट्रॉनिक कक्ष या इलेक्ट्रॉनिक कोश भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कोशों को हम लोग n से दर्शाते हैं, छोटे n से, स्मॉल n से। यदि n का मान 1 2 3 4 का मतलब है, n का मतलब 1 का मतलब होगी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इन्हें KLMN नाम से भी हम लोग